हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन कवर करेंगे, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। ऑप्शन है हमारा संविधान के प्रावधानों से, नियोजन की प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से और हुक्म चलाने की इच्छा से। तो ये जो है चारों से होते हैं। देखिए, केंद्र और राज्य में बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 और 12 में है। ठीक है। भारत में केंद्रीय नियोजन प्रणाली को अपनाया गया है और व्यवहार में यह देखने में आया है कि केंद्र और राज्य एक दलीय सरकारों के होने या विपरीत दलों की सरकारों के होने की वजह से दोनों के मध्य उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन ये राज्य के विकास में कभी कभी बाधक नहीं होते, लेकिन कभी कभी अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है सेंट्रल और स्टेट के बीच, तो कभी कभी चीज़ें थोड़ा एडवर्स वे में, क्योंकि बहुत स्मूथ डेवलपमेंट तो नहीं चल पाएगा अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है तो। ठीक है। केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। देखिए, आर्थिक संबंधों की विवेचना कहाँ पे की गई है? ये हमारा है 268 to 281। ठीक है, 267 से 281। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य आर्थिक तथा वित्तीय संबंधों की विवेचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 to 281 के अंतर्गत की गई है। इनमें स्रोतों का विवरण साम्य रूप से बनाने के लिए जटिल तंत्र की स्थापना किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यह विभाजन स्थायी न हो तथा निश्चित अंतरालों पर उसका पुनरावलोकन किया जा सके। तो आर्थिक और वित्तीय जो संबंध है वो एक स्थायी नहीं होता है, वो एट डिफरेंट टाइम पीरियड पे उसका पुनरावलोकन किया जाता है और जो स्रोत है उनका वितरण केंद्र और राज्यों में किया जाता है। ठीक है। भारत के केंद्र और राज्य संबंध निर्भर करते हैं किस पे? संविधान के प्रावधानों पे, परंपराओं और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए तंत्र विन्यास पर। तो ये है आपका चारों। ठीक है। जो हमारे भारत में केंद्र और राज्य संबंध प्रावधान है वो परंपराओं, व्यापारों, न्यायिक व्याख्याओं, बातचीत के लिए विकास यानी मैकेनिज्म फॉर डायलॉग, इन सबों पे निर्भर करते हैं। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित क्या होता है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो देखिए, ये सारे ही जो है संबंधित होते हैं, सारे ही जो है उपस्थित होते हैं। संघीय व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य आपस में संबंध, पारंपरिक समन्वय और तंत्र और विवादों के सुलझाने के लिए तंत्र, ये चारों जो है सम्मिलित होते हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण के लिए भारत की संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करती है। ठीक है। तो इंडिया की हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन वो 3 तरह की सूचियों को जो है प्रस्तुत करती है। कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो हमारा है ये है आपका, हाँ, निम्न में से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को नियमित करते हैं। तो अनुच्छेद 245 और 246 कितना है? 245 और 246। अब देखिए, जो चौथा अनुच्छेद है उसमें चौथा अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन। अनुच्छेद 4 क्या है? पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता और अनुच्छेद 56 to 57 राष्ट्रपति की पदावधि और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता। अनुच्छेद 141, 142 में उच्चतम न्यायालय के बारे में शक्तियां हैं और अनुच्छेद 245 में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विस्तार की राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची की सूची 1 यानी कि संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र तथा सूची 2 यानी कि राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर राज्यों को कानून बनाने की इजाज़त देती है। वहीं तीसरी जो सूची है समवर्ती सूची, उस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किससे? तो ये देखिए, राज्य सूची के विषय पर के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। ठीक है। 249 के साथ राज्य सूची के सब्जेक्ट में संसद की विधायी शक्तियों से। तो देखिए, जो अनुच्छेद 249 है वो राज्य सूची के विषय में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इसके तहत राष्ट्रीय हित में किसी भी विषय पर राज्यसभा के विशेष बहुमत यानी कि उपस्थित और मत देने वाले के 2/3 द्वारा समर्थित प्रस्ताव के पश्चात संसद उसके राज्य सूची में होने पर भी उस पर विधि बना सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 249 खंड 1 निम्नलिखित के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्न में से किस किस
किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। देखिए 249 मतलब क्या होता है, अभी हमने जस्ट देखा। यहाँ पे 249 जो है उसमें है कि कोई राज्य का कोई सब्जेक्ट है, उस पर जो है संसद नियम बना सकती है। तो इसमें क्या होगा कि वो 3 माह से ज़्यादा जो है नहीं रहेगा। 249 खंड 2 के अनुसार खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेंगे, परंतु जितनी बार ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करते हैं, मतलब जितनी बार एक साल में हम कई बार इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक बार में 1 साल तक रहेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, उपबंध में रीत से पारित हो जाता है तो वह उसको उतनी बार ऐसा संकल्प करके उस तारीख से जिसको वह खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता 1 वर्ष और की अवधि तक जो है बढ़ा सकते हैं उसको। अब देखिए राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिससे संसद की राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित के में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो वह प्रवृत्त रहेगा। तो कब तक है ये जो है आपका 1 वर्ष से अधिक नहीं, ठीक है, 1 वर्ष से अधिक नहीं। जिन वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं क्या है वो समवर्ती सूची है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए समवर्ती सूची संघ और राज्य दोनों कानून बना सकती है, परंतु यदि संघ व राज्य कानून में अंतर विरोध आता है तो संघ का कानून मान्य होगा। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है तो ये 7वीं अनुसूची में, केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों की 246 में क्या है, विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों का जो है निर्माण किया गया है। कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद जिसे संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है और ये अनुच्छेद किसमें है, 246 में है। नेक्स्ट हमारा है इसमें विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस में से है, तो ये देखिए आपका है 7वीं अनुसूची में, ठीक है, किसमें है, 7वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य विधायी संबंध जो है बताए गए हैं, तो केंद्र और राज्य विधायी संबंध है भाग 11 में, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के पार्ट 11 के अध्याय 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध यानी 245 to 255 के माध्यम से निरूपित किए गए हैं और साथ ही विभिन्न विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। संघ सूची में अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, ठीक है, लेकिन कुछ प्रविष्टियां जोड़ा गया है और कुछ प्रविष्टियां का लोप कर दिया गया जिससे प्रविष्टि जो है कुल 98 हो गई है, ठीक है, 98 हो गई है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे अंतिम प्रविष्टि राज्य सूची में 66 है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ जोड़ा गया और कुछ हटाया गया है तो ये 59 हो गई है, ठीक है, 59। समवर्ती सूची में जो अंतिम प्रविष्टि का संख्यांक है वो 47 है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन से 5 प्रविष्टियाँ जोड़ दी गई जिससे इनकी संख्या कुल 52 हो गई है। तो याद रखिएगा जो हमारा जो है राज्य सूची है उसमें 66 है, अंतिम प्रविष्टि 66 है, लेकिन पहले इसमें आ जाता है। संघ सूची में अंतिम प्रविष्टि 97 है, संघ सूची में अंतिम प्रविष्टि 97 है और जिसमें कुछ जोड़ा और निकाला गया तो इस टोटल 98 आ गए हैं। राज्य सूची में 66 है लेकिन अब जो है 59 है, ठीक है, और समवर्ती सूची में 47 है और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ प्रविष्टियाँ बढ़ाकर 52 हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में आवश्यक शक्तियाँ किसमें सन्निहित है, तो देखिए आवश्यक शक्तियाँ हैं संसद में, ठीक है। अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रकटित नहीं है विधि बनाने की अन्य शक्ति है, जबकि संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ प्रायः राज्यों को प्रदान की जाती है जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, लेकिन हमारे यहाँ जो है ये संघ को दी जाती है। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को जो है क्या कहा है, ये जो है संघीय सरकार को दिया गया है, ठीक है, संघीय सरकार को दिया गया है। कथनों पे विचार करना है, भारत के वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है व वसूला जाता है का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो विनियोजन संघ सरकार द्वारा जो वित्तीय सौदे हैं उन पर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, वसूला जाता है और विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए इसमें ये डी है, दोनों में से कोई सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 268 के अनुसार
स्टाम्प शुल्क संघ द्वारा लगाया जाता है, किंतु उसे राज्य सरकार संग्रहित और विनियोजित करती है। तो ये क्लियर रखिएगा। केंद्र राज्य संबंधों के विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? ठीक है, केंद्र राज्यों को किस म्युनिसिपल से योजना, ये हमारा डी है, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। ठीक है, तो देख लेते हैं। म्युनिसिपल संबंध का आशय है सरकार के सभी स्तर, ठीक है, चाहे वो केंद्र हो, राज्य हो या स्थानीय हो, में आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग। भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद स्थानीय विकास के लिए योजना निर्माण और वित्तीय जो है स्वायत्ता, संसाधनों का संग्रहण और प्रबंधन के केंद्र राज्य तथा स्थानीय निकाय सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इससे योजना निर्माण में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अत्यंत सीमित हो गया है तथा केंद्र राज्य संबंधों में एक नया आयाम जुड़ा है। ठीक है, तो भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं? ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्य सम्मेलन, आंचलिक परिषदें, अंतर्राज्यीय परिषद। तो देखिए इसमें ए जो है 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 मतलब जो है एनडीसी और जो है राज्य सम्मेलन, ये क्या है? इसमें क्वेश्चन है कि राज्यों और केंद्रों के बीच सहयोग, राज्यों के बीच सहयोग, केंद्र नहीं है सॉरी, ये राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए कौन सी संस्थाएं संविधानेतर और विधितर संस्थाएं? तो यहाँ पे देखते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के 263 में किया गया, ऑलरेडी है, तो क्या है वो संवैधानिक हो गया, ये एक संवैधानिक संस्था है। आंचलिक परिषदें जो संघ के अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित की गई हैं, अतः विधिक संस्थाएं हैं, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद एवं राज्यपाल सम्मेलन संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1995 को हुआ था। देखिए झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल या झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 8 अगस्त 1995 को संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को शामिल करके हुआ था। 18 जिलों को शामिल करके हुआ था तथा शिबू सोरेन इस परिषद के अध्यक्ष जो है नामित किए गए थे। कौन? शिबू सोरेन। अब देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? ठीक है, तो किस जो है अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? यह अनुच्छेद 263, ठीक है, 263 के में क्या करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान है इसमें। तो देखिए अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है यदि उससे यह प्रतीत होता है कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है, अगर ये जो है लगता है कि लोक हितों की जो है सिद्धि होगी तो ऐसा जो है परिषद की स्थापना की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत जो है संविधान है। ठीक है, संविधान में उल्लिखित प्रावधानों में के तहत इसकी स्थापना होती है। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है कैसे? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है? ये आपका संवैधानिक है, संविधान जो है हमारा निर्माण स्रोत है। निम्नलिखित में से किसी अंतर्राज्यीय परिषद को गठन करने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए सी हमारा है नदी बोर्ड्स एक्ट 1970। देखिए इसको ये गलत है, इसको देख लीजिए। अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में है। कहाँ पे है? 262 में है। पानी के अगर अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों का विवाद है तो ठीक है। अंतर्राज्यीय जल विवाद 1956 का है और राष्ट्रीय जल नीति 1987 का। अब देखिए नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 में नहीं बल्कि 1956 में लागू हुआ था और इन सभी विकल्प सही हैं हमारे। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, कैसे हुआ है? संविधान द्वारा, संघीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा और जो है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो ये जो है हमारा केंद्रीय क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संघीय कानून द्वारा, संसदीय कानून द्वारा। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों का संसदीय कानून द्वारा हुआ है। देखिए 1956 में संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदें उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया है। तो कितने? 5 क्षेत्रीय परिषदों का 1956 के अधिनियम के हिसाब से किया गया है। 1971 में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन उत्तरी पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अब हम देख लेते हैं, ये ए नहीं है। ए मतलब एक संवैधानिक संस्था है, ये नहीं है। बाकी 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल है और यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो ये सारा सही है। देखिए, क्षेत्रीय परिषद सांविधिक स्टैट्यूटरी निकाय है, न कि संवैधानिक। ठीक है, तो सांविधिक है, स्टैट्यूटरी निकाय है ये। और 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्यों के बीच अंतर सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्निर्माण गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है और इसके अतिरिक्त दिल्ली, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र होते हुए भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन सा? दिल्ली, दादर नागर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रीय परिषद होते हुए भी जो है होते हुए भी ये जो है यूटीज हैं, फिर भी इनको क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। इन क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हितों के मामले में चर्चा और सिफारिश करना है और यह एक परामर्श जो है दात्री संस्था है, मतलब एडवाइजरी है ये। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में काम करती हैं। परिषदें भारत के संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो हमारा दोनों ही सही है। ये जो है भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग का और एकीकरण का काम करती हैं और एक उपसंघीय सूत्र का काम करती हैं भारतीय संघ व्यवस्था में। देखिए, क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। ये एक बेहतर मंच प्रदान करती हैं जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों और आपसी अमान्यताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श करने तथा परामर्शों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। कोई ऐसा डिस्प्यूट है, कोई ऐसा मामला है जिसको विचार विमर्श करके और परामर्श के माध्यम से सुलझाया जाए। ये आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए राज्यों के लिए सहयोगात्मक जो है प्रयास के क्षेत्रीय मंच है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय पहलुओं को शामिल करके विशिष्ट मामले पर ध्यान केंद्रित करना जो है इसका मेन रोल है। अब देखिए, हमारे यहाँ 2 स्टेटमेंट है। देखिए, ए है, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती जा रही हैं। दूसरा है कि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो दोनों ही सही होना चाहिए। ए हमारा, हाँ ए। ठीक है, तो जो है केंद्र राज्य जो संबंध है उन पे डिमांड आजकल तेज हो गई कि उनके संबंध को चेंज किया जाए। देखिए, भारतीय संघ के केंद्र में स्थिति और भूमिका शक्तिशाली है। इस संबंध में राज्यों पर केंद्र का वर्चस्व है। ठीक है, यद्यपि वित्तीय विषयों का बंटवारा दोनों के मध्य किया गया है, किंतु वित्तीय स्रोतों का आवंटन केंद्र के पक्ष में अधिक है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। राज्यों के लिए विकास के लिए राज्यों के पास अधिक संसाधन नहीं है। यही कारण है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती जा रही है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है और जो है एक दूसरे की व्याख्या भी एक ही कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है, संविधान के किस प्रावधान में ये कहा गया है कि विधि के प्राधिकरण के बिना कोई न तो कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। तो ये जो हमारा ये 265 में है। संविधान के अनुच्छेद 265 में ये कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही आरोपित और संग्रहित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। 266 भारत के राज्यों के संचित निधियों और तथा लोक लेखा। अनुच्छेद 266 किससे? भारत के राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा से है। अनुच्छेद 30 है, संघ एवं राज्यों के नाम और वाद और कार्यवाहियों तथा अनुच्छेद 268 में संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, 268 संविधान संशोधन प्रक्रिया से, 300 जो है संघ और राज्यों के नाम से वाद और कार्यवाहियों पर, और 266 भारत जो है और राज्यों के संचित निधियों के लोक लेखे से है। सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, किसके लिए? संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है,
देखिए, केंद्र और राज्य के संबंध पर विचार करने के लिए, उनको सुदृढ़ बनाने के सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति SRS सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। B शिवरामन तथा SR सेन इनके 2 अन्य सदस्य थे। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। निम्नलिखित में सरकारिया आयोग का गठन का सदस्य कौन था? V शंकर, डॉक्टर SR सेन, के हनुमंतैया और जो है आपका OV अलगेसन। तो ये जो है हमारे डॉक्टर SR सेन जो है वो सरकारिया आयोग के सदस्य थे। डॉक्टर SR सेन जो है सरकारिया आयोग के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस वर्ष, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जैसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति के आधार पर दिया गया था, वो अपना प्रतिवेदन जमा किया था। ठीक है, समझ लीजिए फिर से, किस वर्ष सरकारिया आयोग, ठीक है, जैसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, उन्होंने अपना प्रतिवेदन किस जो है ईयर में जो है सौंपा था। तो ये जो है ई हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। देख लीजिए, ये बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो है इसका उत्तर डी दिया गया था, जो कि सही नहीं है। ठीक है, हमने ऊपर देखा था, एक बार देख लीजिएगा उसको। सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो बार बार एग्जाम में आता है ये केंद्र और राज्य संबंधों के विषय में। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है किससे? ये जो है आपका केंद्र और राज्य के परस्पर संबंधों में। नेक्स्ट हमारा नीचे दिए गए जो है कुछ कथन है और एक को अभिकथन एक दूसरे का कारण का नाम दे। देख लीजिए, हम पहले हमारे सरकारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार 256 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है उन्हें अनुच्छेद 256 का दुरुपयोग किया है। ठीक है, तो ये हमारा सी सही है और ए आर दोनों सही सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, ये सी है। ठीक है, तो इनका कहना है, देखिए, केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग गठन किया गया था कब? 1983 में। ठीक है, सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिशों में 256 कम से कम प्रयोग करने पर बल दिया और कई बार 256 का दुरुपयोग हुआ, ये भी कहा उन्होंने। 256 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा अन्य प्रावधानों पर विचार किए बिना जल्दबाजी में कर दी जाती है और जो है ये जो है हमारा दोनों आर जो है एक सही जो एक्सप्लेनेशन भी है। किस आयोग ने स्थायी अंतर राज्य परिषद, ठीक है, किस आयोग ने स्थायी अंतर राज्य परिषद, ठीक है, कौन से आयोग ने स्थायी अंतर राज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जाना जाता है, की स्थापना का समर्थन किया है? ठीक है, अब देख लीजिए, किस आयोग ने अंतर स्थायी परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जाना जाता है, उनकी किसने की है? तो देखिए, सरकारी कमीशन ने। देखिए, सरकारी कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्थायी अंतर राज्यीय परिषद की स्थापना का समर्थन किया है। इसी के अनुसरण में 1990 में संविधान में अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया। ठीक है, किसकी अंतर राज्य परिषद का जो है अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन भारत के संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं, सरकारिया भी है, मन्नार भी है और पुंछी भी है। ठीक है, सरकारिया, मन्नार और पुंछी सारा है, इंद्रजीत जो है कमीशन नहीं है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में चुनाव सुधार कहाँ पे हुआ था? इंद्रजीत गुप्ता का चुनाव सुधार और जन प्रतिनिधि कानून 1951 के संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था और इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का विशेष ध्यान करना और उस पर अपना निष्कर्ष देना। ठीक है, ये जो है था शेष 3 संघ जो है राज्य से संबंधित है। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे, कि क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखता है? तो देखिए, ये भी है नहीं। ठीक है, उसको जो है संघ के द्वारा दिया जा सकता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 293 क्या है? 293 एक के तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य के संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर है यदि कोई हो जिन्हें ऐसे राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे। देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूत देने तक ही है, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे होता है तो देखिए, अगर राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, राज्य द्वारा विदेशी ऋण संघ सरकार के माध्यम से ही जो है प्राप्त किया जा सकता है।
नेक्स्ट हमारा, राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन समनुदेशित करता है? कृषि आय कर कौन, तो ये भारत का संविधान करता है। राज्य सरकार पर जो है हमारी सरकारों की कृषि आय कर जो है कौन समनुदेशित करता है? तो ये भारत का संविधान। तो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्ट 46 के तहत कृषि आय पर जो है कर का उल्लेख है, जिस अर्थात यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 274 में कृषि आय कर या ऐसे कराधान जिसमें राज्य हितबद्ध है हेतु प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र तथा राज्य करों को केंद्र द्वारा लगाया जाता है, सॉरी राज्य नहीं है इसमें, कौन से जो है अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया जाता है, लेकिन लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन राज्य और राज्यों के बीच जो है केंद्र राज्यों के, फिर से देख लीजिए थोड़ा सा इसमें, जो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है। लगाया भी जाएगा और जो है आपका एकत्रित भी किया जाएगा केंद्र के द्वारा, लेकिन वितरित कर दिया जाएगा राज्य और केंद्र के बीच। तो अनुच्छेद 270 है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत करों को केंद्र द्वारा लगाया जाता और एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र राज्यों के बीच जो है विस्तारित कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है आपात उपबंध, उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।